नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। तो इस हफ्ते बात करेंगे हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई परीक्षाओं में अव्वल रहे छात्राओं के बारे में। तो पीटीसी न्यूज ने कैसे ही बच्चे से बातचीत की है, आपको वो भी दिखाएंगे और इसके बाद प्रदेश में चल रहे एक बड़े घोटाले के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं के नतीजों से। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड का 12वीं के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी हो गया है। इसमें 85.66% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। कैथल के अर्पणदीप सिंह ने 500 में से 497 अंक हासिल कर स्टेट टॉप किया है। उनके 3 विषय में 100 में से 100 नंबर आए हैं। दूसरे नंबर पर सोनीपत की करीना और जींद की यशिका हैं। दोनों को 500 में से 495 अंक हासिल हुए हैं। ये तीनों ही बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं। जींद की सरोज 494 नंबर लेकर तीसरे स्थान पर रही। सरोज आर्ट्स स्ट्रीम से हैं। 493 अंक पाकर चौथे नंबर पर रहे भिवानी के नमन वर्मा साइंस स्ट्रीम से हैं। जिला वाइज रिजल्ट में जींद टॉप पर रहा, जबकि नूह के नतीजे सबसे खराब आए। अंबाला के फारूका खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 100% रिजल्ट आया है। स्कूल प्रिंसिपल केपी सिंह की माने तो उनके फारूका खालसा स्कूल में पिछले 70 साल में पहली बार ऐसा रिजल्ट आया है जिसमें उनके स्कूल के 12वीं के सभी बच्चे पास हुए। 70 साल के इतिहास में पहली बार आज फरूका खालसा स्कूल का रिजल्ट 100% आया है। टोटल इस साल 109 बच्चे अपीयर हुए थे 12th एग्जाम्स के अंदर और 109 के 109 पास्ड आउट हैं। उसके अलावा जो मेरिट्स आई हैं वो 30 मेरिट्स आई हैं और फर्स्ट डिवीजन 102 है। वहीं सोनीपत जिले की करीना ने स्टेट में ओवरऑल टॉपर्स में दूसरे नंबर का स्थान हासिल किया है। करीना मनौली गांव के रचना सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नर्सरी से लगातार पढ़ाई करती आ रही हैं। करीना बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट रही हैं और हर क्लास में पहला स्थान हासिल करती रही हैं। 10वीं कक्षा के नतीजों में भी प्रदेश में उनकी एक अच्छी पोजीशन आई थी। आज 12वीं के नतीजों में भी प्रदेश में उनका दूसरा स्थान आया है। करीना ने 500 में से 495 अंक हासिल किए हैं। पहले जब रिजल्ट आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं पूरे हरियाणा में सेकंड आई, पर फिर सुन के बहुत खुशी हुई कि मेहनत तो की थी मैंने बहुत। अब रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हुई। आगे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहूँगी। मैंने बहुत पहले से सोच रखा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी। अच्छा, नॉर्मल बात कर रहे हैं तो किस प्रकार से कितने घंटे पढ़ाई करते रहे हैं इस 12th के एग्जाम के दौरान या 10th की पढ़ाई के दौरान? नॉर्मली मैं 10-12 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। मेहनत तो करनी पड़ती है अब बोर्ड के एग्जाम के लिए। बात करें चरखी दादरी की तो यहाँ के वैश्य कन्या स्कूल की छात्रा नैन्सी ने बिना कोचिंग पढ़ाई कर टॉप 10 की लिस्ट में चौथा स्थान हासिल करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। 2 बहनों में बड़ी नैन्सी ने 500 अंकों में से 493 अंक यानी 98.60% रिजल्ट पाने के बाद खुशी जताई है, जबकि उनके परिवार में भी खुशी का माहौल है। हमारी बेटी नैन्सी 12th कॉमर्स में चरखी दादरी में फर्स्ट आई है और हरियाणा में 4th आई है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि यानी अच्छे पढ़ो तो अच्छे अंक हासिल करोगे और बच्चों पर बर्डन मत दो। मैंने तो कभी बर्डन दिया ही नहीं, शुरू से लेकर 12th तक कभी, और आगे भी नहीं दूंगी। ऐसे ही पढ़ती रहेगी बच्ची और अच्छे नंबर लेती रहेगी। नरवाना के एसडी कन्या महाविद्यालय की छात्रा यशिका ने 495 अंक हासिल कर प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और अपने माता पिता के साथ पूरे नरवाना का नाम भी रोशन किया है। यशिका का सपना है कि वो सीए बनना चाहती हैं। वहीं पढ़ाई के साथ साथ बैडमिंटन में भी यशिका की काफी रुचि है। पूरे हरियाणा में सेकंड पोजीशन गेन की है और मेरी 495 मार्क्स है और 99% है। तो आपकी स्टार्टिंग कक्षा कहाँ से पढ़ाई कहाँ से की? मैंने महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल से करी थी स्टार्टिंग एंड 11th में मैंने एसटी कन्या में एडमिशन किया था। प्लस 2 एसटी कन्या से? हाँ जी। तो इसका श्रेय आप किसे देती हैं? पेरेंट्स तो होते ही हैं एंड जो हमें अच्छी टीचर्स मिलते हैं, इतने अच्छे से गाइड्स करते हैं हमें। गुरप्रीत सर जो मैं सबसे पहले कहूँगी, उन्होंने इतने अच्छे से गाइडेंस दी मुझे पढ़ने के लिए और हेल्प करी मुझे इतनी पढ़ाई में।
और सारे टीचर्स जो मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे +1 में, मेरे +2 में और मेरा इतना अच्छा बेस क्लियर किया, तभी मैं इस मुकाम पे पहुंच पाई। गौरतलब है कि नूंह जिले का परीक्षा परिणाम 45.76% रहा। जिले के सरकारी स्कूलों के कुल 7,588 विद्यार्थियों में से 3,472 विद्यार्थी पास हुए हैं। 45.76% परिणाम के साथ जिला 22वें यानी अंतिम पायदान पर रहा। जिले में इस बार नकल पर सख्ती होना खराब परिणाम आने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। वहीं छात्रों के पास प्रतिशत के हिसाब से जींद जिला टॉप पर रहा। यहाँ 91.05% बच्चे पास हुए हैं। दूसरे नंबर पर कैथल 91% और तीसरे नंबर पर फतेहाबाद 90.62% के साथ काबिज हुआ। पानीपत में 89.93%, चरखी दादरी में 89.63, रेवाड़ी में 89.06, हिसार में 88.82, भिवानी में 88.73, करनाल में 88.55, अंबाला में 88.08, रोहतक में 88.06, गुरुग्राम में 87.56, झज्जर में 87.39, महेंद्रगढ़ में 87.33, सोनीपत में 87.33, कुरुक्षेत्र में 87.18, सिरसा में 85.97, पंचकुला में 85.40, यमुनानगर में 84.21, फरीदाबाद में 81.45 और पलवल में 75.79% स्टूडेंट पास हुए हैं। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा। तो और इस बार सीबीएसई की परीक्षाओं में लड़कियों ने बाजी मारी है। जहां लड़कियों ने कमाल कर दिखाया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्टेट टॉपर है वो भी एक लड़की है और उसका नाम है सृष्टि। तो पीटीसी न्यूज ने सृष्टि के साथ खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है सृष्टि का। सीबीएसई बोर्ड ਦੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵੀਂ ਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰਦੀ ਹੈ 500 ਤੋਂ 500 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਜਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ? सर बहुत खुशी हुई सर, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। लाइक पता था अच्छा आएगा बट इतना आएगा ये कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरे टीचर्स जब मुझसे मिले वो रो रहे थे, मेरे पेरेंट्स रो रहे थे, मैं भी बहुत रोई। सर बहुत खुशी हुई कि अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को मैंने प्राउड फील कराया है एंड उनका जो हार्डवर्क था वो सिरे लग गया। सर कितना हार्डवर्क करना पड़ा, कितने घंटे आप जो है स्टडी करते इसके लिए? सर कंसिस्टेंट मेहनत थी सर, मैं कहूँगी बहुत सालों की आदत थी कि मुझे ऐसे सिटिंग की आदत है कि मैं बहुत देर बैठकर पढ़ सकती थी, 8-9 घंटे में पढ़ लेती थी 9th तक। बट 10th में मैंने धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करा टाइम, क्योंकि मेरे दिमाग में थी ये चीज़ की बोर्ड एग्जाम्स हैं और एक फर्स्ट और लास्ट मौका है। 10th के एग्जाम्स मुझे वापस देने को तो नहीं मिलेंगे कभी, तो रिग्रेट नहीं करना है जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि कभी ये ना फील हो कि मैं और बेस्ट और अच्छा कर सकती थी। तो फिर इसलिए मैं 20-20 घंटे भी पढ़ लेती थी। मैं अपने आप को भूल कर पढ़ी हूँ सर, बुक्स में ही उठती थी एंड बुक्स में ही सो जाती थी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ट्यूशन लेके ਜਿਹੜੇ पढ़ते, ਤੁਸੀਂ ट्यूशन लेके पढ़ते या खुद आप पढ़े? आप पढ़ी हूँ सर। मैं लाइक कभी भी किसी ट्यूशन पे या किसी कोचिंग कहीं नहीं गई हूँ। मेरी टीचर्स की बहुत सफिशिएंट, लाइक मैं कहूँगी सफिशिएंट से भी ज्यादा हेल्प थी कि मुझे उसके अलावा कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा किसी और से हेल्प लेने की। एंड जो अपने अंदर ऊपर ट्रस्ट था कि मैं कर लूंगी पढ़ाई, मैं कर सकती हूँ पढ़ाई। एंड मेरे टीचर्स हमेशा अवेलेबल थे मेरे लिए। अगर मैं अपने मैम को रात को भी डाउट्स मैसेज करती थी या कॉल करती थी तो वो हमेशा आंसर दे देते थे। एंड मुझे पता था एनसीईआरटी इज अ मस्ट, तो एनसीईआरटी करनी है। मुझे पता था कि कोई रेफरेंस बुक से मुझे मिसगाइड नहीं होना है कि मैं वो पढ़ती रहूं और एनसीईआरटी रह जाए। तो मैंने अपने आप से ही कर लिया, मुझे कहीं किसी रिसोर्स, किसी और मतलब एक्सटर्नल रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो अगली खबर है वो युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और युवा पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं ये मिसाल पेश करने वाली बात है। तो जो मुंबई की प्रभावती है, उन्होंने 65 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की है। जी हाँ, दादी और पोते दोनों ने मिलकर 10वीं की परीक्षा सफल की है। जरा देखें ये रिपोर्ट। सही कहा गया है, किसी काम को करने की कोई उम्र नहीं होती, बस आप में वो जज्बा और वो जुनून होना चाहिए।
फिर तो क्या ही मुश्किल। और इसी बात को एक बार फिर से सही साबित कर दिखाया है मुंबई के रहने वाली 65 साल की प्रभावती देवी ने, जिन्होंने इस उम्र में यानी 65 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास कर एक बड़ा संदेश दिया है। ये मामला बड़ा ही कमाल है क्योंकि प्रभावती के साथ उनके पोते ने भी 10वीं की परीक्षा पास की। जी हाँ, दोनों दादी पोते ने इस साल एक साथ बोर्ड की परीक्षा पास की है और इस वजह से ये मामला भी काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गया है। जहां प्रभावती को परीक्षा में 52% अंक मिले हैं, तो वहीं उनके पोते सोहम जाधव ने 82% के साथ 10वीं की परीक्षा पास की है। प्रभावती ने 10वीं की परीक्षा पास करने पर कहा कि मुझे खुशी हुई, मेरा पोता भी पास हुआ और मैं भी। मेरा पोता अंग्रेजी मीडियम से पास हुआ है और मैं मराठी मीडियम में। जब मैं परीक्षा देने जाती थी तो लोग खुश होते थे, सब मेरा सम्मान करते थे। मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, परिवार से मुझे बहुत साथ मिला। पास हुए थे, मुझे तो खुशी तो हुई, ऐसा कुछ नहीं, मगर थोड़ा ये भी जो आदमी है तो इतना थोड़ा लगता है। और अच्छा लगा मुझे, मैं भी पास हुई, पोता भी पास हुआ, खुशी की बात है। पोता मेरा तो दूसरे स्कूल में था, क्या वो इंग्लिश मीडियम में, और मैं तो मराठी मीडियम पार्ले में थी। मगर कभी मैं स्कूल में जाती थी वगैरह ना, मुझे परीक्षा देने गई ना अभी, तो सब अच्छे, ऐसे कुछ भी नहीं है कि इतनी उम्र में पढ़ते हैं ये वो। मगर उनको बहुत खुशी हुई कि मैं इतना उम्र होके भी मैं परीक्षा देने को आई, तो मुझे सबने हेल्प किया। मैं पार्ला में परीक्षा देने जाती थी, पार्ला कॉलेज के इधर, तो वो लोग भी अच्छे थे। उन्होंने कभी ऐसा दूसरा तीसरा माले पे ऐसा अलग अलग परीक्षा के टाइम आज इधर पेपर हुआ, कल दूसरे माले पे, तीसरे माले, ऐसे कभी उन्होंने नहीं किया। इधर एक पहले माले पे तल मंजिले में बिठाया उन्होंने, मुझे एक ऐसा ये इधर रूम दिया, उधर ही उन्होंने नंबर लिखा था, इधर का नंबर उधर और उधर का नंबर नीचे, ऊपर हमको चढ़ने को नहीं दिया उन्होंने। मुझे इतने रिस्पेक्ट करते थे कि इतना माला नहीं चढ़ेंगे बाबा, दम लगता है ये। और उधर के प्रिंसिपल भी अच्छे थे, और ये थे ना अपने को जो कमांडर वगैरह भी उधर थे मुझे अपना, तो वो भी अच्छे थे, उनको बहुत खुशी होती थी। प्रभावती ने बताया कि कैसे घर की जिम्मेदारियों के बीच उन्हें पढ़ाई के लिए कम समय मिला। ऐसा करना उनके लिए आसान तो नहीं था, फिर भी घर के काम से समय निकालकर उन्होंने परीक्षा की तैयारी की और पास भी हो गई। दादी और पोते के साथ बोर्ड परीक्षा पास करने में उनके घर में डबल खुशियों का मौका है। घर में जश्न का माहौल बना हुआ है। वहीं इंटरनेट पर भी ये अनोखा मामला चारों तरफ छाया है। 65 साल की महिला ने जिस तरह का जज्बा दिखाया है और बिना किसी की परवाह किए इस उम्र में परीक्षा दी, और न सिर्फ परीक्षा दी बल्कि पास भी की, उनके जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। प्रभावती ने ऐसा करके आज के युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। तो अब रुख अम्बाला का करते हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज की पहल के बाद अम्बाला की सड़कें चकाचक हो चुकी हैं। अम्बाला की सड़कें चमकने लगी हैं। जहां पर सड़कों पर पहले गड्ढे दिखाई देते थे, तो वहीं उन सड़कों पर अब गड्ढे जो है वो नहीं दिखाई देते। सड़कें अब दुरुस्त होने लगी हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। अम्बाला की सड़कों का बरसात आने से पहले कायाकल्प होने लगा है, जिससे स्थानीय नागरिक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसके लिए वो कैबिनेट मंत्री अनिल विज और प्रशासन का धन्यवाद करते दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जो टूटी पड़ी हैं और उनमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हादसे भी हो जाते हैं। ऑटो चालक, रिक्शा चालक प्रशासन से इन सड़कों को जल्द ठीक करवाने की अपील करते रहे हैं। वहीं नगर परिषद सचिव राजेश कुमार कहते हैं कि सड़कें बनाने का काम चल रहा है और जो टूटी हैं उनमें भी पैच वर्क किया जा रहा है। फिलहाल सभी जो जितनी भी है सदर एरिया की और भी जहाँ जाती है, सभी सड़कें नई नवनिर्माण उनका करवाया गया है। जितनी भी पहले आज तक साल से पहले टूटी पड़ी थी, तो उन सभी का निर्माण हो चुका है। और जहाँ कभी अभी कोई खड्डा या कुछ पैच हुआ, उसका भी पैच वर्क वगैरह का जो टेंडर लगा दिया जाए, तो उसका भी जो सीजरी है उनको जो पैच वर्क का कार्य हुआ दिया।
दरअसल अंबाला कैंट विधानसभा यानी अनिल विज का गृह क्षेत्र, अक्सर लोग सवाल उठाया करते थे कि कहाँ विकास। सारे शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं और इन टूटी सड़कों के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हादसे भी हो जाते हैं। अनिल विज की ओर से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए और सभी विकास के कामों में तेजी लाई जाए। कहीं न कहीं अब उनके आदेश पर अमल भी होने लगा है और वो दिखने लगा है। अंबाला कैंट की सड़कों का कायाकल्प होना शुरू हो चुका है। स्थानीय लोग तो खुश हैं ही, कहीं न कहीं प्रशासन भी कॉलर ऊंची करने लगा है। जी हाँ, जहाँ तक स्थानीय लोगों की बात है तो वो प्रशासन और विज साहब का धन्यवाद कर रहे हैं। ये सड़क काफ़ी टाइम से जो है ना, मतलब इसकी हालत बहुत खस्ता थी, जिससे आने जाने में बड़ी परेशानी होती थी। प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है इसको बना के। अब किसी भी तरह की कोई परेशानी है नहीं तो पहले कोई बुजुर्ग, कोई स्कूल के बच्चे अक्सर गिर जाया करते थे और उनको चोट भी लगती थी। अब मतलब हम धन्यवाद करते हैं प्रशासन का, हमारे अनिल विज जी का, कि जिन्होंने इतना अच्छा काम करवाया है और मतलब सभी के लिए वो सुखदायी है। कुछ सड़कें हालांकि अभी ऐसी हैं जो टूटी पड़ी हैं और उनमें बड़े बड़े गड्ढे भी पड़े हुए हैं, जिससे हादसे हो सकते हैं। आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, खासकर बात करें तो ऑटो चालकों को, क्योंकि ऑटो चालकों के मुताबिक गड्ढों की वजह से उनके वाहन को नुकसान भी पहुंचता है और हादसों का अंदेशा कई गुना बढ़ जाता है। सर काफी टाइम से सड़क टूटी पड़ी है यहाँ पे। अब मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, अंबाला कैंट का रहने वाला हूँ। सर ये काफी टाइम से सड़क टूटी हुई है, इसका कोई ना तो निर्माण हो रहा है। ये सड़क यहाँ कई गड्डियाँ पलट चुकी हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई यानी इतना वो नहीं है। सड़क बहुत ज़्यादा ही टूटी पड़ी है, यहाँ कई गड्डियाँ पलट जाती हैं हमारी, ठीक है सर। हाँ जी सर, आने जाने में दिक्कत होगी जब गड्डियाँ पलट जाती हैं। यहाँ पे खड्डे बड़े बड़े हैं यहाँ पे, ठीक है सर। सवारी भी कई बारी क्या कहते हैं बोलती है, ये कहते हैं यहाँ रोड बहुत ज़्यादा ही टूटा हुआ है। हाँ जी सर, प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द बनाएं। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि सड़कें, जो बची कुची सड़कें हैं, यानी जहां जहां पर गड्ढे अभी भी पड़े हुए हैं, उनको भी जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। अब देखना ये होगा कि अंबाला प्रशासन विज के आदेशों का कितनी त्वरित गति से पालन करती है और शहर की सड़कें एक बार फिर चमकदार बन जाती हैं। अंबाला से कृष्ण बाली के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। तो जींद के नरवाना में गेहूं की खरीद में बड़ा घोटाला सामने है। उस घोटाले में हैफेड के अधिकारी भी संलिप्त हैं। तो क्या है पूरा मामला, जरा देखें ये रिपोर्ट। जैसे ही गेहूं की सरकारी खरीद का सीजन शुरू होता है, वैसे ही मंडियों में एक पूरा सिस्टम सक्रिय हो जाता है। एक ऐसा तंत्र जो अनाज के साथ साथ ईमानदारी को भी तोलने लगता है। नरवाना और उचाना के अनाज मंडियों में सामने आए ताजा मामले ने ये साबित कर दिया है कि किसानों की मेहनत का फायदा किस तरह से भ्रष्ट कर्मचारी और ऑफिसर्स उठा रहे हैं। जी हाँ, गांव दनोदा मंडी से गेहूं लेकर उचाना कला गोदाम पहुंचाने वाले एक ट्रक ड्राइवर का खुलासा है कि जब खाली ट्रक की तुलाई की जाती है, तब जानबूझकर उसमें 4-5 लोग चढ़ा दिए जाते हैं, जिससे खाली गाड़ी का वजन अधिक हो जाता है और बाद में जब गेहूं से भरी गाड़ी का वजन किया जाता है तो वही बढ़ा हुआ वजन काट लिया जाता है। इसका नतीजा, हर गाड़ी से 5 से 4 क्विंटल गेहूं गायब कर दिया जाता है। अगर औसतन हर गाड़ी से 10,000 रुपए की भी हेराफेरी हो रही है और सीजन में हजारों ट्रक चलते हैं, तो ये घोटाला सीधे सीधे करोड़ों तक पहुंचता है। ऐसे जरा बचना बढ़ रहा है तो गाड़ी पे बंदे चला दिए जाते हैं। हाँ। और कम हो रहा तो कम लिखा जाता है जी। पर गाड़ी के साथ मतलब कितना गेहूं का मतलब कम ज्यादा कर रहे हैं आइडिया? वजन के हिसाब से 1 क्विंटल या 2 क्विंटल उस हिसाब से बंदे चला देते हैं। कितने के आदमी चढ़े आपके? तो कितने बंदे? मेरे पास चढ़े हैं 3-4 आदमी से। अच्छा, 3-4 आदमी चढ़े आ गए और वजन घटाया गया। इस बारे में जब अधिकारियों से जवाब मांगा गया
तो टाल मटोल करते दिखाई दिए अधिकारी और कहा कि एफआई ही कुछ कह पाएंगे। घंटों बाद पहुंचे एफआई नवनीत ने हालांकि स्वीकार किया कि मामला उनके संज्ञान में 2 दिन पहले आया था, जिसे अब सुधार दिया गया है। लेकिन क्या वाकई सुधार हुआ है या सिर्फ घोटाले को दबाने की एक और कोशिश है? तरह की आप बता रहे हो कि भाई 4-5 ड्राइवर बंदे चढ़ा दिए जाते हैं गाड़ी में, इस तरह की कोई मेरी नॉलेज में नहीं आई है यहाँ पे। ना किसी ने मेरे को कोई इससे पहले किसी मंडी की तरफ से या किसी दूसरे सेंटर की तरफ से किसी ने कोई नॉलेज में नहीं डाला है मेरे को। पिछले 2 दिन से कोई मेरे को बताया था, पर कल ही मेरे पास फोन आया था कि भाई इस तरह की गाड़ी में चढ़ा हुआ था इस तरह का कुछ काम, तो उसका वजन दोबारा से आरती से बात करके उसको कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि सरकार कब तक इन घोटालों पर आंखें मूंदे बैठी रहेगी, क्योंकि जब तक ड्राइवर और आड़ती डर के साए में रहेंगे तब तक भ्रष्ट तंत्र अपनी जड़ें और मजबूत करता जाएगा। क्या ये घोटाला अकेले नरवाना उचाना तक सीमित है या पूरे राज्य की मंडियों में यही खेल चल रहा है? स्थानीय लोग कहते हैं कि अब सिर्फ जांच नहीं, एक्शन चाहिए। मंडियों में हर तुलाई प्रक्रिया की डिजिटल रिकॉर्डिंग हो, हर ट्रक का जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाए, शिकायत करने वालों को कानूनी संरक्षण मिले, दोषियों पर सस्पेंशन नहीं सीधे बर्खास्तगी और केस दर्ज हो और जांच के लिए स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाए। हरियाणा में इस हफ्ते क्या कुछ खास रहा, हमने इस कार्यक्रम के जरिए आपको दिखाया। तो अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी प्रदेश भर के हफ्ते भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।